आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक स्टूडेंट्स ने कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स के बारे में पूछा है, तो उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा था सर कि नोट्स बना के ही बताना, ताकि हम आसानी से नोट्स को लिख के अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। उन्होंने पूछा था कि सर ट्रे ऑफ इंट्यूबेशन ट्रॉली के बारे में मुझे बताइए कि उस इंट्यूबेशन ट्रॉली के अंदर हम कौन-कौन से सामान रखते हैं, जो कि बेसिकली उस पे होना ही चाहिए, उससे कम सामान तो उस पे होना ही नहीं चाहिए। तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि वो कौन-कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसकी हमें एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के समय पे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें रोज़ इंट्यूबेशन कराना ही कराना है। तो फर्स्ट है लैरिंगोस्कोप विद डिफरेंट साइज़ ऑफ ब्लेड्स। पहला है लैरिंगोस्कोप ब्लेड, जिसकी वजह से हम विजुअलाइज़ करते हैं एपिग्लोटिस को और फिर हम आसानी से ट्यूब डालते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, कर्व्ड ब्लेड होता है मैकिन्टॉश और स्ट्रेट ब्लेड होता है मिलर। उसके बाद आती है हमारी सेकंड एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये ईटी ट्यूब सभी जानते हैं इसके बारे में, जो हम ट्रैकिया के अंदर डालते हैं। उसके बाद थर्ड है ऑक्सीजन सोर्स। फोर्थ है अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली के ऊपर एम्बो बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। उसके बाद आता है ट्रैकियल ट्यूब कनेक्टर्स, यानी कि जो हमारा ब्रीथिंग सर्किट है उसमें कनेक्टर्स होते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आता है स्टिलेट। स्टिलेट हमेशा यूज करते हैं फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब के अंदर, क्योंकि फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब जो है वो मुड़ जाती है, उसके अंदर रिंग वायर्स की रिंग होती है, उसके अंदर उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए उसके अंदर स्टिलेट डाला जाता है। उसके बाद आता है मैगिल फोर्सेप्स। अगर कोई फॉरेन बॉडी दिखाई दे जाए या लेरिंगोस्कोपी करते वक्त दांत टूट जाए या एक्सटुबेट करते वक्त ब्लड क्लॉट्स हो या थ्रोट पैक करना हो, तो इसके लिए हमें वहाँ पे मैगिल फोर्सेप्स की भी आवश्यकता पड़ती है। सेक्शन एपरेटस, इंटुबेशन के दौरान यदि पेशेंट को सीक्रेशन ज़्यादा बन जाए तो तब भी हमें सक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सटुबेशन के टाइम पे तो पड़ती ही पड़ती है। फेस मास्क डिफरेंट टाइप के आते हैं, पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में हम जेली लगाते हैं। उसके बाद हेडरिंग, पेशेंट के हेड को स्टेबल करने के लिए हेडरिंग यूज की जाती है। पिलो की भी जरूरत पड़ती है। टेप टू सिक्योर ईटीटी, डायनाप्लास्ट की जरूरत पड़ती है एंडोट्रेकियल ट्यूब को फिक्स करने के लिए। जब ट्यूब डाल दी जाती है तो उसको एक पॉइंट पे फिक्स किया जाता है और हमें डायनाप्लास्ट की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद है इमरजेंसी ड्रग्स। ये एक पूरा अलग टॉपिक है, तो हमें इमरजेंसी ड्रग्स की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद है एयर सिरिंज इंटुबेट। जब हम अपनी एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया में डाल देते हैं तो उसके बलून को खुलाने के लिए हमें वहाँ पे एयर सिरिंज की जरूरत पड़ती है। मोस्टली 10 ml की सिरिंज रखते हैं। ओरोफेरेंजियल और नैरोफेरेंजियल एयरवेज। ओरोफेरेंजियल एयरवे गुडल एयरवे और नेजोफेरियल में आपका जो नेजल एयरवे आता है, वो भी हमारे पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन। उसके बाद कुछ सामान और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेथोस्कोप, ये देखने के लिए कि हमारी ट्यूब प्लेसमेंट सही है या नहीं है। O2 मास्क, जब हम पेशेंट को एक्सटुबेट कर देते हैं उसके बाद पेशेंट को प्री-ऑप में लगाने के लिए। बूजी डिफिकल्ट इंटुबेशन में हमेशा काम आती है, शॉर्ट नेक में और मोटे पेशेंट्स में। मॉनिटरिंग डिवाइस, कार्डिक मॉनिटर भी अपने पास होना चाहिए। ये कुछ ऐसा सामान है जो हमारे पास होना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं उसका अलग। दूसरा जो टॉपिक था, इसी में उन्होंने पूछा था डिफरेंट इन रेड रबर ईटी ट्यूब एंड पीवीसी ट्यूब। सर ये दोनों जो रेड रबर ट्यूब है और पीवीसी ट्यूब है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो ईटी ट्यूब का प्रयोग सर्जरी के दौरान मरीज को सांस देने के लिए किया जाता है। समय समय पर इन ईटी ट्यूब की बनावट और कंपैरिजन में मॉडिफिकेशन किए जाते रहे, यानी कि जैसे जैसे सर्जरी के दौरान नई नई इक्विपमेंट्स को विकसित किया गया, उसी दौरान ट्यूब ने भी अपने आप को चेंज किया, यानी कि उसके ट्यूब के अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग की गई। रेड रबर ईटी ट्यूब, जो रेड रबर ट्यूब है रीयूजेबल, यानी कि रेड रबर ट्यूब को हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जो पीवीसी ट्यूब है वो डिस्पोजेबल होती है, उसको दोबारा यूज किया नहीं जा सकता। उसके बाद है जो रेड रबर ट्यूब है वो एक्सपेंसिव होती है, जबकि हमारी
जो पीवीसी ट्यूब है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाली ट्यूब है, वो एक्सपेंसिव नहीं होती है। वो रेड रबर ट्यूब के अंदर होता है मोर चांस ऑफ किंकिंग, यानी कि उसके मुड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन पीवीसी के अंदर लो चांस ऑफ किंकिंग होती है। बट लेकिन कभी आपका ब्रीथिंग सर्किट खिंच जाए, या सर्जरी के दौरान कोई असिस्टेंट वहां पे हाथ रख दे, या आप ही कोई इक्विपमेंट्स रख दे, तो इस वजह से वो मुड़ सकती है। बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। जो हमारी रेड रबर ट्यूब होती है उसके अंदर मोर्फियाई नहीं होती, लेकिन जो पीवीसी ट्यूब है उसके अंदर अपनी मोर्फियाई प्रेजेंट होती है। कफ वॉल्यूम लो होता है, प्रेशर हाई होता है। और जो हमारी पीवीसी ट्यूब है उसके अंदर कफ वॉल्यूम तो हाई होता है लेकिन प्रेशर लो होता है। उसके बाद क्या है, यूज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी। रिस्क ऑफ ट्रैकियल इंजरी, जो पीवीसी ट्यूब है उससे रिस्क ऑफ ट्रैकियल इंजरी है, लेकिन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रैकियल इंजरी। पीवीसी जो अपनी है वो कम करती है रिस्क को, और रेड रबर ट्यूब में जो रिस्क ऑफ ट्रैकियल इंजरी है वो ज्यादा है। उसके बाद है लो रिस्क ऑफ शोर थ्रोट। शोर थ्रोट होने के बहुत कम चांस है, लेकिन हमारी पीवीसी ट्यूब के अंदर शोर थ्रोट, गले में खराश जो होती है, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन से डिफरेंस हैं रेड रबर ट्यूब और पीवीसी ट्यूब के अंदर, जो स्टूडेंट ने पूछे थे मैंने उनको बता दिए हैं। इसके बाद उनका अगला टॉपिक था, सर ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर क्या होता है। मैन्यूवर होता है हस्त कौशल। मैन्यूवर ये तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं किसी भी मरीज के एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मरीज का एयरवे पेटेंट रखने के लिए आवश्यक मैन्यूवर सभी पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए। देखो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैरामेडिकल के जितने भी स्टाफ्स है ना, सबको इन तीन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये मैन्यूवर हमेशा हर पैरामेडिकल स्टाफ को आनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के समय पे वो मदद कर सके। वो तीन मैनोवर कौन कौन से हैं, तो हेड टिल्ट, यानी कि इमरजेंसी के दौरान अगर आपको कोई एनेस्थेटिक या कोई डॉक्टर बोले कि हेड टिल्ट करो पेशेंट का, या आप उस समय पर डॉक्टर पहुंचे नहीं तब तक आपको पेशेंट का हेड टिल्ट करने की जरूरत है, तो आपको आना चाहिए। जॉ थ्रस्ट भी देना आना चाहिए। जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है तो सबसे पहले हम जॉ थ्रस्ट देते हैं, और माउथ ओपनिंग करनी। जब एन गैस्ट्रो लैब में प्रोसीजर्स कराते हैं तो वहां पे माउथ गार्ड डाला जाता है सडिशन देने से पहले या सडिशन देने के बाद, कभी कभी भूल जाते हैं, तो माउथ ओपनिंग करनी भी आनी चाहिए। और जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं तो भी माउथ ओपनिंग करनी आनी चाहिए कि उसके अंदर लैरिंगोस्कोप कैसे डालना है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में अगर किसी कारणवश आपको इंट्यूबेट करना पड़ गया तो आपको पता होना चाहिए। हेड टिल्ट उन मरीजों में सावधानी पूर्वक किया जाता है जिनको सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होती है। ऐसे पेशेंट जिनको पहले सर्वाइकल की सर्जरी हो चुकी है, ऐसे मरीज की हिस्ट्री लेने के बाद उनको हेड टिल्ट आसानी से किया जाना चाहिए। इसके बाद कंफर्मेशन ऑफ ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। सर ईटी ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्मेशन कैसे पता करेंगे, लगेगी हमें कि हमने सही जगह एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाला है। ईटी ट्यूब को सही प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए सबसे पहले चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता ओटी के अंदर। राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट वॉल देखनी चाहिए, यानी कि जो चेस्ट वो है वो सही तरीके से अप एंड डाउन हो रही है नहीं। उसके बाद ऑस्कल्टेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि आप स्टेथोस्कोप के द्वारा ऑस्कल्टेशन करिए लेफ्ट साइड के बेस में, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो ट्यूब है वो प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है, क्योंकि एनेस्थेटिक हमेशा ट्यूब डालने के बाद ऑस्कल्टेशन करते हैं। और एक सबसे अच्छा रास्ता है, अपने पास कार्डियक मॉनिटर के ऊपर ईटी सोटोग्राफ आता है। ईटी सोटोग्राफ की अगर वैल्यू आ रही है और ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब अपनी ट्यूब सही जगह पे प्लेस है। नॉर्मल वैल्यू 35 से 40 के बीच होती है, कहीं कहीं 35 टू 45 भी बताते हैं। उसके बाद आता है सर, उसने पूछा था एयरवे मैनेजमेंट के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं सर। उन्होंने तीन चार टॉपिक पूछे थे, उसमें से एयरवे मैनेजमेंट डिवाइस उन्होंने खुद से चूज करके बताया था मेरे को, सर एलएमए के बारे में बताना है, गुडल एयरवे के बारे में बताना है, और पीएसीयू क्या है इसके बारे में भी बताना है हिंदी में। देखिए यहाँ पे मैं, ये तीनों चीजें जो उन्होंने पूछी हैं ये हमेशा हमें ओटी में यूज करनी होती है किसी ना किसी रीजन से, और हमारी इंटीग्रेशन ट्रॉली पे हमेशा ये मौजूद भी होती है। लेकिन इन्होंने एक डिफरेंट टॉपिक पूछा है, पीएसीयू।
ये कुछ नहीं है, ये SICU ही है। प्री एनेस्थेटिक जो पेशेंट केयर यूनिट होती है, वो SICU सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जो होती है, वो सेम ही है। तो LMA मरीज के एयरवे को खुला रखने के लिए अनेक डिवाइस काम में आती है। इसमें इसमें किसका प्रयोग किया जाना है, यह मरीज की हालत और चिकित्सक के अनुभव पर निर्भर करता है। यानी कि एनेस्थेटिक डॉक्टर खुद ही डिसाइड करेंगे कि मुझे LMA डालना है, आईजेल डालना है या ट्यूब डालनी है, क्या करना है, गुडल एयरवे डालना है, नेजल एयरवे डालना है, ये सब एनेस्थेटिक के ऊपर है। बट लेकिन आपने LMA के लिए पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। एयरवे मैनेजमेंट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। एक तो सुप्राग्लोटिक होता है, जिसमें सुप्राग्लोटिक में बैग एंड मास्क मास्क आता है। उसके बाद LMA लेरेंजियल मास्क एयरवे। जो LMA है वो पहले बहुत यूज होता था, लेकिन अब उसकी जगह आईजेल ने ले ली है। दूसरा जो हमारा एयरवे मैनेजमेंट डिवाइस है वो है इंफ्राग्लोटिक डिवाइस, एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टमी। एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टमी। LMA के प्रयोग तथा इसके लाभ। मसल सिलेक्शन का प्रयोग नहीं करना पड़ता, आप इंडक्शन एजेंट देकर भी अपना LMA डाल सकते हैं। लेरिंगोस्कोप व ट्रेकियल इंट्यूबेशन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि इसमें आपको लेरिंगोस्कोपी करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप डायरेक्ट ही LMA डालते हैं और LMA के आगे एक बलून होता है, उसको उसमें एयर डाल के सील पैक कर देते हैं। उसके बाद इसकी जो रिकवरी है वो स्मूथ है। ट्यूब की तरह जो इरिटेशन या शॉर्ट थ्रोट होता है वो इसके अंदर नहीं होता। डिफरेंट एयरवे के लिए डिफिकल्ट एयरवे के लिए LMA का प्रयोग नहीं करते। किसी कारणवश अगर पेशेंट डिफिकल्ट एयरवे की वजह से इंटूबेट नहीं हो पाता है, तो उसको वेंटिलेट करने के लिए वहां पे आईजेल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद LMA के प्रयोग से हानियां। LMA का प्रयोग करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसकी क्या क्या हानियां हैं। रिस्क ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, यानी कि सही जगह से और सही यानी कि सही जगह पर अगर प्लेसमेंट नहीं होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो ये भी एक रिस्क है। मेजर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं LMA से। लेरिंजल मास्क एयरवे। उसके बाद जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, PSU क्या है सर? PSU है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहे मरीज को निरंतर मॉनिटरिंग व देखभाल के लिए विशेष यूनिट की जरूरत होती है। यानी कि जब कोई पेशेंट सर्जरी के बाद SIC यूनिट में या PSU यूनिट में पहुंचता है, तो जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट जा रहा होता है, उस समय पे पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उनसे बचाव के लिए उस समय पे मरीज को मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। इस यूनिट में मरीजों को 2 से 3 घंटे तक रखा जाता है। इस यूनिट में मरीज को पूर्णतः होश में आने तक देखभाल दी जाती है। इस दौरान एयरवे रिफ्लेक्सेस व कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी आती है। इन चीजों को प्रमुख तौर पे नोट किया जाता है कि पेशेंट आपके ऑर्डर को वर्बली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेशेंट की कार्डियक स्टेबिलिटी है, यानी कि उसकी हार्ट रेट ठीक चल रही है, BP सही चल रहा है, SpO2 सही है। इन सब चीजों को देखा जाता है, इसीलिए इस यूनिट की जरूरत होती है। कुछ प्रमुख पॉइंट भी होते हैं जिनको यहाँ पे नोट किया जाता है। सबसे पहला है पेन रिलीफ। जब पेशेंट सर्जरी के बाद इस यूनिट में आता है, तो जैसे ही मरीज धीरे धीरे होश में आने लगता है तो उसको दर्द होने लगता है, तो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट भी किया जाता है। पेन मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग, नोजिया, हाइपोथर्मिया एंड एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको निरंतर मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। इनमें से नोजिया है, ब्लीडिंग है, हाइपोथर्मिया है और एनेस्थेटिक्स कॉम्प्लिकेशंस है। यह यूनिट हमेशा OT के करीब होती है, क्योंकि SIC सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट हमेशा OT के साथ ही अटैच होती है। PSU में आवश्यक उपकरण, ECG मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, ET CO2 मॉनिटर, इन्वेंसिव BP, नॉन इन्वेंसिव BP, टेम्परेचर, इमरजेंसी ट्रे, एयरवे मैनेजमेंट किट एंड ऑक्सीजन पाइप सप्लाई। अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो, नॉन इन्वेंसिव, इन्वेंसिव BP, इन सब के भी मैं अलग अलग से हिंदी में नोट्स बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
ये कुछ इक्विपमेंट्स जरूरी होनी चाहिए नहीं में, और होते हैं। इसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ शिफ्टिंग पेशेंट फ्रॉम पीएसयू। यदि आपका मरीज सर्जरी के आने के बाद में 2-3 घंटे बाद होश में आ गया है, आपके बराबरी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद हम किस तरह की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वहां से पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए। मरीज पूरी तरह से अवेक होना चाहिए, मरीज भली प्रकार से ओरिएंटेड हो, यानी कि जो आप कह रहे हो मरीज आपको सुन रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है। उसके बाद मरीज बिना कठिनाई के आसानी से सांस ले रहा हो, वाइटल साइंस लगभग आधे घंटे से स्टेबल हो, मरीज आवश्यकता के अनुसार स्टाफ को मदद हेतु कॉल करने में सक्षम हो, कोई सक्रिय पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये सब कुछ कॉमन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आगे देखने के बाद में वहां से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है उसके रूम या वार्ड में। गुडल एयरवे है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इन सब चीजों को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।